एवरीवन, माय नेम इज अवधेश सिंह। आज हम क्लास 12 फिजिक्स की बात करेंगे, जिसका पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, ये जो चैप्टर है यह फिजिक्स विज्ञान के स्थिर विद्युतिकी के अंतर्गत आता है। जी, स्थिर विद्युतिकी के अंतर्गत ये चैप्टर जो है वो आता है। तो सबसे पहले हमें ये स्थिर विद्युतिकी क्या है इसको समझना होगा। जी, स्थिर विद्युतिकी को अगर हम देखें तो इसे इंग्लिश में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इलेक्ट्रो शब्द है इसका अर्थ होता है वैद्युत आवेश। इसका अर्थ है वैद्युत आवेश। और जो स्टैटिक शब्द है इसका अर्थ होता है स्थिर। यानी जो हमारा स्थिर विद्युतिकी है उसके अंतर्गत हम स्थिर वैद्युत आवेश की बात करेंगे। और हमारा ये चैप्टर इसी के अंतर्गत आता है, अर्थात हमें इस चैप्टर में स्थिर वैद्युत आवेश की ही बात करनी होगी। यानी ये पूरा चैप्टर जो हम पढ़ेंगे स्थिर विद्युतिकी के अंतर्गत, उस पूरे चैप्टर में हम स्थिर वैद्युत आवेश का ही बात करेंगे। तो स्थिर वैद्युत आवेश तुमको समझ में आया, बट वैद्युत आवेश क्या है इसे हमें समझना होगा कि वैद्युत आवेश क्या है। तो देखें, वैद्युत आवेश जो होता है ये पदार्थ का ही एक गुण है, और इसी गुण के कारण पदार्थ वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है या उस प्रभाव को अनुभव करता है। जी, वैद्युत आवेश पदार्थ का एक ऐसा गुण है जिसके कारण वह वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है। वैद्युत आवेश को मापने के लिए मात्रक जो है वो है कूलाम, और ये मात्रक एसआई पद्धति में होता है। एसआई पद्धति में आवेश का जो मात्रक है वो कूलाम है। परंतु सीजीएस पद्धति में अगर हम देखें, आवेश का जो सबसे छोटा मात्रक पूछा जाता है तो उसे हम सीजीएस पद्धति में देखते हैं, और वो है फ्रैंकलिन। ये आवेश का छोटा मात्रक है। फ्रैंकलिन के साथ हम स्टेट कूलाम को भी देखें, ये भी सीजीएस मात्रक ही है। ये दोनों एक दूसरे के समान हैं। इसके अलावा इसमें एक और होता है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, तो ये सब सीजीएस मात्रक हैं किसके? वैद्युत आवेश के। और कूलाम क्या है? एसआई मात्रक है। क्लियर? अब कूलाम और फ्रैंकलिन के बीच रिलेशन क्या है? अगर हमें फ्रैंकलिन को कूलाम में बदलना हो या कूलाम को फ्रैंकलिन में बदलना हो तो इनके बीच का रिलेशन हमें जानना जरूरी है। तो देखें, 1 फ्रैंकलिन जो होता है, 1 फ्रैंकलिन बराबर होता है 3.3354641 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम। एक फ्रैंकलिन में इतना कूलाम होता है। यानी कूलाम और फ्रैंकलिन के बीच इस राशि का संबंध है। ठीक है, इसी के साथ अगर हम स्टेट कूलाम की अगर बात करें तो 1 कूलाम जो होता है उसमें 3.0 इंटू 10⁻9 स्टेट कूलाम होता है। एक कूलाम में इतना स्टेट कूलाम होता है और एक फ्रैंकलिन में इतना कूलाम होता है।
तो ये आप वैल्यू याद रखेंगे, क्योंकि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये MCQ में वैल्यू पूछे जाते हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि एक फ्रैंकलिन में कितने कूलाम और एक कूलाम में कितना स्टेट कूलाम होता है। चूँकि फ्रैंकलिन और स्टेट कूलाम आवेश का CGS मात्रक है और कूलाम SI मात्रक है। ठीक है, अब हम कुछ आवेश का कुछ तथ्य देखेंगे कि इसके कुछ क्या क्या तथ्य हो सकते हैं, इसके विषय में हम जानेंगे। ठीक है, तो आगे हम इसके विषय में बात करें। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कि जो वैद्युत आवेश जिसकी बात हम कर रहे हैं, ये वैद्युत आवेश अदिश राशि के अंतर्गत आता है। ये अदिश राशि होता है। ठीक, अब आते हैं हम इसके महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे। इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हो सकते हैं। पहला तथ्य अगर हम देखें तो ये जो वैद्युत आवेश है ये दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है और दोनों आवेशों की प्रकृति एक दूसरे के विपरीत होती है। ठीक है, वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है और दोनों आवेशों की जो प्रकृति है एक दूसरे के विपरीत होती है। दूसरी इसका जो तथ्य है वो ये है कि अगर ये दोनों आवेश समान प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे के पास लाएं, जैसे मान लीजिए ये एक आवेश है, ये भी एक आवेश है और इस पर भी धन है, इस पर भी धन है, दोनों को अगर एक दूसरे के पास लाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे से दूर हटेंगे। या दो आवेश लाएं और दोनों पर ऋण हो तो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन वहीं पर अगर विपरीत आवेशों को एक दूसरे के पास लाएंगे, एक धन हो एक ऋण हो, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ध्यान रखिएगा, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसी को हम कहते हैं कि दो सजातीय आवेश प्रतिकर्षित करते हैं और दो विजातीय आवेश आकर्षित करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो तीसरी प्राप्त इसका तथ्य है वो ये है कि जब ये दोनों आवेश एक धन विपरीत आवेश वालों को जब एक दूसरे के पास ला देते हैं, एक धन और एक ऋण दोनों को एक दूसरे के अगर हम पास ला दें तो इसका ये दोनों मिलकर के एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और ये उदासीन हो जाते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के प्रकृति को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसी गुण के आधार पर इन दोनों का नाम, एक को धन नाम दे दिया और दूसरे को ऋण। एक को धन आवेश कहा और दूसरे को ऋण आवेश कहा। अर्थात आवेश दो प्रकार के हो गए, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। अब धन आवेश क्या होता है, धन आवेश क्या होता है, तो देखें धन आवेश और ऋण आवेश को हमें समझना होगा। धन आवेश और ऋण आवेश, कोई भी पदार्थ है तो वो पदार्थ किससे बना होता है, परमाणु से। परमाणु में क्या होते हैं, नाभिक होता है और नाभिक के बाहर अपनी कक्षाओं में गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे ये किसी परमाणु का नाभिक है और इसके बाहर ये उसके कक्षक हैं। इस कक्षक में इलेक्ट्रॉन इस नाभिक द्वारा बंधा रहता है, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के कारण ये नाभिक धनावेशित होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन से ये नाभिक विद्युतीय बल द्वारा इसको अपनी तरफ बांध के रखता है। अब ध्यान ये देना है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन
देखिए इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, मान लीजिए इसमें कुल 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इस धन के इसके नाभिक में कितने आवेश होंगे? 4 धन आवेश होंगे, क्योंकि एटम परमाणु में जितना धन आवेश होता है उतना ही ऋण आवेश होता है। तो अगर इसके नाभिक में 4 धन आवेश हैं तो इसके बाहर 4 ऋण आवेश होंगे। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ऋण आवेशों की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और धन आवेशों की संख्या 1 अधिक हो जाएगी। क्लियर? तो अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो धन आवेश की संख्या 1 बढ़ जा रही है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो धन आवेशों की संख्या 2 बढ़ जा रही है। इसका मतलब धन आवेश वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी। जितनी कमी होगी उतना उस पर धनावेश होगा। क्लियर? इसी तरह ऋणावेश, ऋणावेश में इसी का उल्टा हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो किसी अगर पदार्थ पे जा रहे हैं, किसी पदार्थ के अणु पे जा रहे हैं, तो जितना ये इलेक्ट्रॉन उस पर जाएंगे वहाँ उतने ऋण आवेशों की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन की जब वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, तो जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा उतना उस पर ऋण आवेश आता है। ध्यान रखिएगा, जितना इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी उतना वो पदार्थ ऋणावेशित होगा, और उस पदार्थ से जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा वह पदार्थ उतना ही धनावेशित होगा। क्लियर? तो ये धनावेश और ऋणावेश की बात हो गई। ठीक है, अब देखें इसमें इसकी और प्रॉपर्टी, इसके तथ्य हैं। चौथा जो तथ्य हम बात करें, अगर मान लीजिए कोई पदार्थ आवेशित है, कोई वस्तु है वो आवेशित है कि नहीं है, इसको अगर पता लगाना हो तो इसके लिए एक यंत्र होता है जिसका नाम है स्वर्णपत्र विद्युत दर्शी। ये एक यंत्र है जिसको हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के नाम से जानते हैं। इस यंत्र के द्वारा हम पता कर लेते हैं कि कौन सा वस्तु आवेशित है और कौन सी वस्तु आवेशित नहीं है। उसके लिए ये यंत्र बनाई गई है। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे कि ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है क्या और ये कार्य किस तरह से करता है। ठीक है, अब हम आगे बात करें। इसके और भी तथ्य हैं जो 5 नंबर का है। इसमें अगर हम देखें कि कोई भी पदार्थ की, हमने अभी इसमें बात की कि कोई भी पदार्थ होता है तो वह परमाणु से बना होता है, और परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो न्यूट्रॉन्स पे तो कोई चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है। परंतु अगर प्रोटॉन्स है तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये आपस में बराबर होती है, इसलिए परमाणु उदासीन होता है। तो जब परमाणु उदासीन होगा तो उस परमाणु से जो पदार्थ बनता है वो पदार्थ भी विद्युत उदासीन होगा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब आगे हम आते हैं। जो अगला है प्रॉपर्टी है 6 नंबर, वो इसका जो तथ्य है वो क्या है कि अगर कोई आवेश है, मान लीजिए पॉजिटिव आवेश है, और ये पॉजिटिव आवेश स्थिर है, गति नहीं कर रहा है, इसका जो वेग है वो 0 है, ये गतिशील नहीं है। तो ये जब गति नहीं करेगा तो ये आवेश केवल क्या बनाएगा? वैद्युत क्षेत्र। ये केवल वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, केवल वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। लेकिन अगर ये आवेश गति कर रहा हो किससे? नियत वेग से, यानी इसका वेग चेंज ना हो रहा हो, एक नियत वेग से ये आवेश गतिशील है, तो ये आवेश विद्युत क्षेत्र
और चुंबकीय क्षेत्र दोनों प्रदर्शित करेगा, ई भी और बी। ई यानी वैद्युत क्षेत्र, बी यानी चुंबकीय क्षेत्र। अगर ये नियत वेग से गतिशील होगा तो, रुका होगा तो वह केवल वैद्युत क्षेत्र। लेकिन अगर यही आवेश जो है एक वेरिएबल परिवर्तित वेग से गति कर रहा हो, उसका वेग बदल रहा हो, यानी भी क्या हो, परिवर्तित हो, नियत न हो, परिवर्तित वेग से अगर ये आवेश गतिशील है तो क्या क्या प्रदर्शित कर सकता है, यह विद्युत क्षेत्र ई भी प्रदर्शित करेगा और परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित करेगा, और साथ ही साथ यह विद्युत चुंबकीय तरंगों को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव को भी शो करेगा। ध्यान से सुने, यदि आवेश स्थिर है तो केवल वैद्युत क्षेत्र, यदि आवेश नियत वेग से गतिशील है तो वह वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र दोनों प्रदर्शित करेगा। लेकिन अगर वही आवेश परिवर्तित वेग से गतिशील है तो वैद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों को भी उत्सर्जित करेगा। तो ये वैद्युत आवेश से रिलेटेड कुछ इसके तथ्य हैं जिसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा देखें, हम इतने आवेश के विषय में इतना कुछ हमने पढ़ा, उसके तथ्यों को समझा, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि हमें इसकी प्रेरणा कहाँ से आई कि वैद्युत आवेश के विषय में हम सोचें, जानें कि ये है क्या। तो देखें, ये हमारे लाइफ में एक ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे बिजली का चमकना। तो जो आकाश में बारिश के समय देखते होंगे बिजलियां तड़कती हैं, चमकती हैं, तो वो जो बिजली चमकती है वो किसके कारण, वैद्युत आवेश के कारण। दूसरी चीज़, कभी कभी हम लोग अपने जो सिंथेटिक क्लोथ्स हैं उस क्लोथ्स को जब भी हम टेक ऑफ करते हैं, उतारते हैं, तो उस समय भी हमें एक स्पार्क की तरह दिखाई देता है, वो क्या है, वैद्युत आवेश है। बस में जब हम यात्रा करते हैं, बस के सीट पर जो हैंडल लगती है आयरन की, लोहे की, उसको पकड़ के जब हम सीट के इधर उधर सरकते हैं तो हमें एक शॉक फील होता है, वो किसके कारण, वैद्युत आवेश के कारण। तो ये जो लाइफ में तमाम ऐसी घटनाएं हुई, जो तमाम ऐसी हमारे साथ फेनोमेना चली नेचर में, उसके आधार पर हम इसके तरफ आकर्षित हुए कि आखिर में ये जो घटनाएं हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, क्या हैं। तो जब हमने इसके विषय में अध्ययन किया तो हमको तमाम ऐसी चीज़ें मिली जिनके गुण ये या उनके तथ्य ये हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझे होंगे, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो हम अगले दिन लेकर आते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।